एक इम्पॉसिबल क्रिएशन है जो यूनिवर्स के बचपन में ही संभव थी। एक असंभव तारा, एक ऐसा दानव जिसे कभी होना ही नहीं चाहिए था, जो हो ही नहीं सकता। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि अगर कोई ऐसा तारा होता जो गैलेक्सी से भी ज़्यादा चमकता होता, जिसकी रोशनी हज़ारों गैलेक्सीज को मिटा दे और जिसके अंदर एक ब्लैक होल छुपा हो, एक भूखा दानव जो कभी संतुष्ट नहीं होता। ये कहानी एक ऐसे तारे की जो साइंस के हर नियम को तोड़ता है, एक इम्पॉसिबल स्टार, एक ब्लैक होल स्टार। बिग बैंग के कुछ 100 मिलियन साल बाद यूनिवर्स एक नया बच्चा था। डार्क मैटर के बड़े बड़े हैलोज बने जो ग्रेविटी से हाइड्रोजन को खींचकर बड़े गैस के बादल बन गए। यही थे पहली गैलेक्सीज और सितारों के जन्म स्थल। पर इनमें कुछ बादल इतने बड़े थे कि उन्होंने कुछ ऐसा पैदा किया जो कभी दोबारा नहीं बना, ब्लैक होल स्टार्स। नॉर्मल तारे बनते हैं गैस के बादलों से, जब मैटर अपने आप में गिरता है और फ्यूजन शुरू होती है। फ्यूजन एनर्जी देता है और नया तारा चमकने लगता है। पर फ्यूजन एक लिमिट भी बनाता है। जब तारा ज़्यादा मास लेता है, उसकी ऊर्जा उसके आसपास की गैस को उड़ा देती है, यानी एक पॉइंट के बाद तारा और बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन यूनिवर्स जब बना था नया नया, तब उस समय सब कुछ अलग था। वहाँ गैस क्लाउड्स इतने बड़े, इतने विशाल थे कि तारे के बनने के बाद भी गैस उसके ऊपर जमती रहती थी। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ? एक तारा जो हर पल बढ़ता गया, बिना रुके, बिना थके, जब तक उसका मास 1 करोड़ यानी 10 मिलियन सूर्यों के बराबर नहीं हो गया। अब ज़रा सोचिए, पहले हमारा सूर्य, फिर एल पेगासस और फिर उसके सामने ये ब्लैक होल स्टार 8 लाख गुना चौड़ा और सबसे बड़े तारे से भी 380 गुना बड़ा। एक ऐसा दानव जिसका हर पल एक चमत्कार लगता था। उसके सरफेस के नीचे टेम्परेचर करोड़ों डिग्री तक पहुंच गया। प्रेशर इतना ज़्यादा था कि मैटर खुद से लड़ रहा था। और फिर एक दिन उसके कोर ने हार मान ली। ग्रेविटी ने उसके कोर को कुचला और अंदर एक ब्लैक होल पैदा हुआ। आमतौर पर यही अंतिम होता है। स्टार फटता है, सुपरनोवा होता है और एक छोटा ब्लैक होल बचता है। पर इस बार नहीं। ये सितारा इतना बड़ा था कि वो अपने ही धमाके से बच गया। अब उसके दिल में एक ब्लैक होल था, पर उसके चारों तरफ एक सोलर सिस्टम जितना बड़ा तारा बन चुका था। एक जीता जाता दानव जिसका दिल एक ब्लैक होल था। ब्लैक होल मैटर को सीधा नहीं निगलता, बल्कि उसके आसपास एक एक्रीशन डिस्क बनाता है, एक घूमता हुआ चक्रव्यूह जिसमें गैस लगभग लाइट की स्पीड से घूमती है। यहाँ टेम्परेचर करोड़ों डिग्री तक बढ़ता है और रेडिएशन इतना तेज होता है कि आमतौर पर ब्लैक होल ज़्यादा नहीं खा सकता। लेकिन इस ब्लैक होल स्टार में सिचुएशन कुछ और थी। बाहरी प्रेशर इतना ज़्यादा था कि गैस को सीधा ब्लैक होल में धकेल दिया जाता था, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। ब्लैक होल हर सेकंड अरबों टन पदार्थ निकल रहा था और उतनी ही ऊर्जा बाहर फेंकी जा रही थी। ये प्रोसेस एक वायलेंट संतुलन बन गया। अंदर ग्रेविटी का दबाव, बाहर ब्लैक होल का रेडिएशन, और कुछ लाखों सालों तक ये इम्पॉसिबल बैलेंस बना रहा। ब्लैक होल जितना खाता गया उतना बड़ा होता गया, और जितना बड़ा होता गया उतना तेज़ खाता गया। स्टार गर्म होता गया और फूलता गया। आखिर में ये दानव हमारे सोलर सिस्टम से 30 गुना ज़्यादा चौड़ा हो गया। सबसे बड़ा तारा जो कभी बना। उसके कोर में मैग्नेटिक फील्ड्स इतनी पावरफुल हो गईं कि प्लाज्मा के जेट्स निकले जो लाइट ईयर्स तक अंतरिक्ष में घूम गए। एक कॉस्मिक बीकन, एक जायंट सिग्नल जो कहीं दूर तक यूनिवर्स में चमक रहे थे। लेकिन हर कहानी का अंत होता है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। ब्लैक होल और बड़ा होता गया और एक दिन उसने अपने होस्ट को तोड़ दिया। एक्रीशन डिस्क इतनी एनर्जेटिक हो गई कि पूरा स्टार अंदर से फट गया। एक महाविस्फोट हुआ और अंदर से निकला 1 लाख सूर्य मास वाला ब्लैक होल। स्टार का शरीर बिखर गया, सिर्फ एक खाली खोखा बचा। एक ऐसा अंतिम पल जो यूनिवर्स में सिर्फ एक बार हुआ होगा। शायद इन्हीं ब्लैक होल स्टार्स ने आज के सुपरमासिव ब्लैक होल्स को जन्म दिया। वो ब्लैक होल्स जो हर गैलेक्सी के बीच में बैठे हैं, अरबों सूर्यों जितने भारी। अगर ब्लैक होल स्टार सच में एग्जिस्ट करता था तो वो इस यूनिवर्स की सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज को भी सुलझा सकते हैं।
जो सुपरमासिव ब्लैक होल्स हम गैलेक्सीज के सेंटर में देखते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, जो इम्पॉसिबल से लगते हैं। साधारण सुपरनोवा से बने ब्लैक होल ज़्यादातर कुछ टेंस ऑफ सोलर मास के बने होते हैं और वो बहुत धीमे धीमे बड़े होते हैं इस प्रोसेस में। अगर ब्लैक होल्स आपस में मिलकर नया ब्लैक होल बना लेते हैं तो वो थोड़े ज़्यादा बड़े, लगभग 100 सोलर मास के करीब हो सकते हैं और अरबों खरबों साल लग सकते हैं हज़ारों या लाखों सोलर मास जितने बड़े ब्लैक होल्स बनाने में। और हम पहले से ही कुछ ब्लैक होल्स के बारे में जानते हैं जिनका सोलर मास 800 मिलियन या 80 करोड़ था, वो भी सिर्फ बिग बैंग के 690 मिलियंस या 69 करोड़ साल बाद। अगर ये यूनिवर्स के बनने के कुछ समय बाद ही बने थे, जिनसे हज़ारों सोलर मास वाले ब्लैक होल जन्मे थे, तो ये सुपरमासिव ब्लैक होल्स के लिए एक बीज जैसे हो सकते हैं और इन बीजों की जड़ सबसे पहले बनी गैलेक्सीज के सेंटर में होंगी, जिनमें आपस में जुड़कर और ज़्यादा मैटर को खींचकर ये तेज़ी से बढ़ते चले गए होंगे। आज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप उन प्राचीन युगों में झांक रहा है जहां इन दानवों के निशान हो सकते हैं। हो सकता है हम उन्हें फिर देखें उन कुछ लम्हों में जब उनका जन्म और विनाश हुआ था। उन्हें देखकर हम समझ पाएंगे कि यूनिवर्स ने अपनी पहली रोशनी कैसे जलाई थी। और याद रखिए, सितारे बड़े होते हैं पर ब्लैक होल स्टार्स उनसे भी बड़े, उनसे भी अजीब। एक इम्पॉसिबल क्रिएशन है जो यूनिवर्स के बचपन में ही संभव थी। एक असंभव तारा, एक ऐसा दानव जिसे कभी होना ही नहीं चाहिए था, जो हो ही नहीं सकता।